हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज अपने डिस्कस करेंगे बुफेलो ब्रीड्स के बारे में। इससे पहले अपने काउ ब्रीड पढ़ चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अपने को सबसे पहले याद करने हैं बुफेलो के बारे में। तो टॉपिक रहेगा बुफेलो ब्रीड। बुफेलो ब्रीड सबसे पहले बात करते हैं अपने जूलॉजिकल नेम की। तो बात करें वैज्ञानिक नाम की, वैज्ञानिक नाम मुख्यतः भैंसों को जो डिवाइडेशन किया गया है उनके एरिया के आधार पे, किस एरिया में वो रहती है, तो उसके आधार पे अपने तीन का सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दलदली भैंस। दलदली भैंस जो कीचड़ में रहना पसंद करती है और जिसे अपने क्या कहते हैं, विदेशी भैंस भी कहते हैं, विदेशी भैंस। दूसरे की बात करें तो जंगली भैंस, जिसे जो कि मुख्यतः क्या होती है, लड़ाकू किस्म की होती है। ठीक है ना, जंगली भैंस जो होती है वो लड़ाकू किस्म की रहती है। इसके बाद में तीसरे की बात करें तो करेंगे अपने भारतीय भैंस, या जिसे अपने कहते हैं स्वाम्प बुफेलो, सॉरी रिवर बुफेलो। ठीक है ना। तो तीसरी बात करेंगे अपने जलीय भैंस, जिसे कहते हैं भारतीय भैंस, जो कि क्या है, रिवर या पानी में रहना पसंद करती है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, जलीय भैंस से रख दिया गया। इन तीनों के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं दलदली भैंस का। तो बुबेलस केराबेंसिस, केराबेंसिस। इसके बाद में बात करें इसमें गुणसूत्र या टून की संख्या, यानी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें 48 होते हैं। ठीक है ना, और तो मैंने बता दिए थे, तो इसमें भी क्या है, 48 है। उसके बाद में जंगली भैंस की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम है बुबेलस एरी। इसमें भी गुणसूत्र की बात करें तो 50 रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जलीय भैंस, जिसे भारतीय भैंस कहते हैं, तो इसका भी नाम क्या है, बुबेलस, बुबेलस। और इसमें गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो 50 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अब बात करते हैं कि भैंस की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। उत्पत्ति, यह क्वेश्चन जेट में पूछा हुआ है, तो भैंस की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। बात करें कि भैंस की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो भारत देश को भैंस की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कुल विश्व की अगर भैंसों की बात करें कि संख्या में सबसे ज्यादा किस देश में है, तो वो भारत देश में है। तो लगभग 57%, पूरे विश्व की 57% भैंसें कहां पे है, भारत में पाई जाती है। और जो भारत का दूध उत्पादन हो रहा है उसमें भैंसों का जो दूध का योगदान कितना रहेगा, लगभग 53%। यानी कि कुल जो अपने 187 मिलियन टन दूध उत्पादन हो रहा है उसका 53% जो है वो कौन सा पशु योगदान दे रहा है, उसके अंदर भैंस दे रही है, 45 गाय। ठीक है ना। और 3% जो रहता है वो नॉन रूमिनेंट, जितने छोटे जो रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं साइलेंट हीट की। साइलेंट हीट, साइलेंट हीट की बात करें तो साइलेंट हीट किस में पाई जाती है। सबसे पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि साइलेंट हीट किस पशु का मुख्य लक्षण है या विशेषता है। तो साइलेंट हीट हमेशा किस में पाई जाती है, भैंस के अंदर पाई जाती है। क्या होती है साइलेंट हीट। साइलेंट हीट का मतलब ये होता है, हीट को कहते हैं अपने ताप, गर्मी या पाली में आना, पाली में आना, यानी कि प्रजनन के लक्षण प्रकट करना। ठीक है, ब्रीडिंग के कैरेक्टर्स प्रदर्शित करना, वो क्या कहलाती है, साइलेंट हीट कहलाती है। तो भैंस एक ऐसा जो एनिमल है कि जो क्या है कि लक्षण एक तो कम प्रदर्शित करता है, दूसरा मिड नाइट को करता है, अर्धरात्रि को करता है। इसीलिए एक स्पेशल टर्म का नाम दे दिया साइलेंट हीट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है साइलेंट हीट किस में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भैंस में पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस
प्रजनन केंद्र। तो केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो यह स्थित है हिसार। हिसार कहां पे? हरियाणा। हरियाणा केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है वो हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। सेंट्रल की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 पशुओं का प्रजनन केंद्र है। किस किस का? भेड़ का प्रजनन केंद्र भी यही है, उसके बाद में इक्वाइन्स या घोड़ों का प्रजनन केंद्र भी यहीं पे है, और भैंस का प्रजनन केंद्र भी यहीं पे है। तो एक ही जगह तीनों है, ठीक है ना। कहां पे? हिसार के अंदर, सेंट्रल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। अब बात करें मान्य प्राप्त नस्लें। तो मान्य प्राप्त नस्लों का मैं बता दूं आपको, मान्य प्राप्त नस्लें अभी की बात करें तो मान्य प्राप्त नस्लें टोटल है 17। इससे पहले 16 थी। तो ये क्या है कि जेट में इनका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डाटा क्या है, लास्ट में करवाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस आता रहता है। जैसे गाय की पहले 47 थी, फिर 49 हुई, अभी 50 है, ठीक है ना। तो ये आपको सारे डाटा है वो करंट के करवा दिए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो अभी की बात करें वर्तमान समय की, तो भैंस में 17 मान्य प्राप्त नस्लें हैं, और इन्हें कौन मान्यता देता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहां पे स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। मैंने इसका पहले डिस्कशन आपके साथ में किया है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी भैंस के बारे में। अब बात करते हैं कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहां पे है। राजस्थान में भी ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तो होगा ही। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, यह स्थित है वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहां पे स्थित है? उदयपुर में। वल्लभनगर कहां पे स्थित है? उदयपुर में। बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहां पे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक, तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की बात करूं मैं तो जयपुर जिले में है, जयपुर में। और सबसे कम की बात करूं मैं, राजस्थान में सबसे कम भैंसें कहां पे है, तो वो है आपके जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी भैंस के बारे में। इसके अलावा कोई इतना गेस्टेशन पीरियड में बता चुका हूं कितना होता है, 310 दिन होता है, और मास वगैरह वो भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो और जो भी टेबल होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में आगे कभी करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद में डिफरेंस मैंने बता ही दिया था कि गाय में क्या डिफरेंस है, भैंस में क्या है। गलकंबल पाया जाता है गाय के अंदर, भैंस में गलकंबल नहीं होता। भैंस में पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, बल्कि गाय में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रमुख नस्लें हैं जहां से क्वेश्चन पुट आउट भैंस के बारे में किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मुर्रा भैंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो डायग्राम देखते ही आप समझ गए होंगे कि इस भैंस की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप देखो, फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि उत्पत्ति कहां पे हुई। उत्पत्ति मुर्रा भैंस की उत्पत्ति की बात करें तो यह मुख्यतः 3, जो अपने भारत की बात करें तो 3 जो राज्य हैं कह सकते हैं वहां पे पाई जाती है, ठीक है। जिसमें केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली, ठीक है, पंजाब में और हरियाणा में। तो मुख्यतः यह पाई जाती है रोहतक, सिरसा, दिल्ली, इस आसपास के क्षेत्र में मुख्यतः क्या है, यह भैंस की नस्ल पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। क्या क्या विशेषता है। विशेषता सबसे पहली विशेषता की बात करें कि इसको अपने किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके रंग से स्पष्ट है। किस कलर से जानेंगे, एक तो इसका नाम हो गया ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, यानी कि बिल्कुल ब्लैक कलर की रहती है, काले कलर की रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ब्लैक ब्यूटी। दूसरी बात करें तो भारत का यह मुख्य पशुधन है। क्यों? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली है, ठीक है, और पूरे विश्व में फेमस नस्ल है, इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, काला ही, ब्लैक डायमंड।
ठीक है। इसके बाद में बात करें तो इसको खुंडी नाम से जाना जाता है। खुंडी, खुंडी नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि इसके सींग देखो, ठीक है ना, कुछ कुंडीनुमा, ठीक है ना, कुंडीनुमा है, इसीलिए इसको किस नाम से जाते हैं? खुंडी नाम से भी जाना जाता है। चौथी बात करें तो इसे दिल्ली भैंस नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली भैंस क्यों? क्योंकि मुख्यतः दिल्ली के आसपास क्षेत्र में पाई जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? दिल्ली भैंस। पांचवें की बात करें कि अन्य नाम क्या है इसका, तो वो रहेगा चैंपियन ब्रीड। चैंपियन ब्रीड या नस्ल, चैंपियन नस्ल। चैंपियन नस्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो यही मुर्रा है। अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं अपने भी, इसके अलावा क्या क्या विशेषता रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सींगों की, ठीक है ना। सींग देखो इसके किस प्रकार लगते हैं आपको? कुंडलित, कुंडलित का खुंडीनुमा, ठीक है ना। कुंडलित तो थोड़ा ज्यादा गहरा रहेगा, लेकिन इसके क्या है? खुंडीनुमा है, ठीक है। तो इसको एक नाम दे दिया। सींग कैसे रहेंगे? जलेबी प्रकार के। सींग कैसे है? जलेबी प्रकार के सींग, ठीक है। देखो किस प्रकार के? जलेबी प्रकार के, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी विशेषता की, तो क्या है? विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, दूध देने वाली नस्ल। तीसरी विशेषता की बात करें कि इसका कलर क्या है? गहरा काला है, जिसे भी एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या दे दिया? जेट ब्लैक कलर, जेट ब्लैक रंग। इसका मतलब क्या हुआ? जेट ब्लैक का मतलब हुआ काली स्याही जैसा रंग, जैसा रंग। ये तो थी इसकी मुख्य विशेषताएं। अब आपने कुछ बुक्स में पढ़ा होगा कि इसके पैर पे सफेद धब्बे पाए जाते हैं, या माथे पे होता है, या पूंछ पे होता है। ऐसा नहीं है। जो इसका पूंछ रहता है, तो पूंछ का जो गुच्छा होता है बालों का, वहां पे क्या है कि हल्का, अपने कह सकते हैं सुनहरा, इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। ओनली फॉर एक जगह व्हाइट कलर के आपको बाल मिल सकते हैं कि जो इसकी पूंछ होती है, तो पूंछ की 2 से 6 सेंटीमीटर, 2 से 6 सेंटीमीटर बिल्कुल मध्यम में, पूंछ का जो गुच्छा है उसके 2 से 6 में सेंटीमीटर बिल्कुल मध्यम में आपको कैसे बाल मिलेंगे? सफेद मिलेंगे। ये प्योर मुर्रा की पहचान होती है, ठीक है। अगर आपको प्योर मुर्रा भैंस को पहचानना है, तो उसका जो पूंछ का गुच्छा है, उसका जो मध्य भाग है, वहां पे 2 से जो 6 सेंटीमीटर है, वहां पे आप अगर बालों का देखोगे तो कैसे मिलेंगे? सफेद मिलेंगे। इसके अलावा कहीं जबड़े पे, छाती पे कोई भी सफेद निशान नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूध उत्पादन की। तो दूध उत्पादन की बात क्यों करेंगे? क्योंकि सर्वाधिक देने वाली, तो इसका पूछ सकते हैं। तो दूध उत्पादन होता है 2800 लीटर प्रति बयार, 2800 लीटर प्रति बयार। तो दोस्तों मुर्रा जो नस्ल है, मुख्यतः ये उसकी विशेषताएं हैं। और बात करें राजस्थान में प्रजनन केंद्र, तो राजस्थान में जो इसका प्रजनन केंद्र है उसकी बात करते हैं। राजस्थान में प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र तो वो है इसका कुम्हेर। कुम्हेर कहां पे है? भरतपुर में, भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा एक गाय की नस्ल थी, उसका भी कुम्हेर भरतपुर में था, कल ही बताया होगा। तो आपको याद होगा कि कौन सी गाय की नस्ल थी? वो थी हरियाणवी गाय, ठीक है ना। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। एक बार इसको थोड़ा सा आप देख लो, उसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नस्ल का अपन। जूम करके या इसको रोक कर आप आराम से इसको देख सकते हो। आपको कोई विशेषता जो सभी है मैंने आपको करवा दी है यहाँ पे। चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की, ठीक है। नेक्स्ट नस्ल देखते ही पहचान गए सभी ने पढ़ रखी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल मानी जाती है मुर्रा नस्ल के बाद में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। तो नाम है जी नीली रावी। नीली रावी नस्ल है
और उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति है नीली रावी नस्ल का पंजाब का फिरोजपुर जिला। सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम नीली रावी क्यों पड़ा, क्योंकि यह पाई जाती है पंजाब के फिरोजपुर जिले में, और फिरोजपुर जिले में नदी बहती है, उसके आसपास क्षेत्र के अंदर सतलज नदी, और माना जाता है कि उस नदी का पानी है वो दिखने में कैसा है, हल्का नीला है। तो उस नदी के किनारे यह मुख्यतः पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, नीली रावी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता सबसे पहले अपने डायग्राम देखते हैं कि आपको क्या क्या विशेषताएं दिखाई दे रही है। तो एक तो आपको 5 जगह मुख्यतः क्या आएंगे कि जो व्हाइट पैचेस या सफेद निशान दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे सफेद निशान मिले आपको, यहाँ पर मिले, उसके बाद में थूतन पे मिले, उसके बाद में माथे पे मिले। ठीक है ना, इसी प्रकार जो इसके पूंछ है वो भी उसका क्या है, सफेद कलर रहता है बाल के गुच्छों का। ठीक है, तो सफेद निशान मुख्यतः इसकी विशेषता है। दूसरी बात करें तो इसकी जो आंखें हैं, आंखें क्या है, बड़ी हैं। अन्य नस्लों के मुकाबले इसकी आंखें क्या है, बड़ी है, इसलिए इसे एक स्पेशल नाम दे दिया बॉल टाइप आइज। बॉल टाइप आइज का मतलब ये हुआ कि क्रिकेट की जो बॉल होती है, गेंद होती है, उसके समान आंखें हैं। यानी जितनी भी भैंस की नस्लें हैं उसके अंदर सबसे जो बड़ी आंखें कह सकते हैं या होती है वो किसकी है, नीली रावी की है। तो पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता की बात करें तो शरीर पर सफेद निशान पाए जाते हैं या सफेद धब्बे पाए जाते हैं, दोनों विशेषता आप पिक में देख रहे हो। तीसरी विशेषता की बात करूं तो अब जो आंख की ये पुतली है, इस पुतली का रंग कैसा है, तो पुतली का रंग, आंख की पुतली का रंग कैसा है, सफेद है, सफेद मुख्य विशेषता है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आंख की पुतली का रंग कैसा हुआ, सफेद हुआ। ठीक है, और आंखें क्या है, बड़ी है, इसीलिए क्या कह दिया, बॉल टाइप आइज कह दिया। ठीक है, उसके बाद में नीली रावी की बात करें तो यह नस्ल क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। उसके बाद में अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो एक तो इसका नाम क्या है, पंचकल्याणी, पंचकल्याणी। 5 जगह धब्बे पाए जाते हैं उसी रूप से, या इच्छाओं को पूरा करती है उस रूप में, इसको क्या कह दिया, पंचकल्याणी। दूसरा, इसे पंचभद्रा भी नाम से जाना जाता है, पंचभद्रा नाम से भी इस नस्ल को क्या है, जाना जाता है। अब एक विशेषता की बात और करेंगे कि इसका जो आयन है, आयन पे क्या है, गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम को जूम करके देखना, आपको आसानी से मिलेगा। ये देखो आयन है, आयन पे क्या है, गुलाबी रंग के धब्बे, गुलाबी रंग के धब्बे आप स्पष्ट देख सकते हो कि इसका जो आयन है उस पे क्या है, गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो जितनी भी भैंस की नस्लें हैं उसमें सबसे कम वसा किसमें पाई जाती है, नीली रावी में पाई जाती है। लगभग 4% कम से कम होती है, 4 से 5 के बीच में वेरी करती है। तो सबसे कम वसा जो पाई जाती है वो नीली रावी में पाई जाती है। तो एक बार इस पूरे डायग्राम को आप अच्छे से देख लें, इससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की।
नेक्स्ट नस्ल है अपनी सुरती, नाम लिखा हुआ है सुरती। सुरती नस्ल की बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं, सबसे पहले अपने बात करेंगे उसके उत्पत्ति स्थान की। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मुख्यतः जो भैंसों की नस्लें हैं उनका ओरिजिन प्लेस गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बात करते हैं सुरती का, फिर कौन सा क्षेत्र, सूरत क्षेत्र सुना होगा आपने, सूरत, और सूरत कहां पे है, गुजरात। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हुआ, गुजरात, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता आप देख सकते हो कि जो इसके सींग हैं वो किस प्रकार के हैं। सींग किस प्रकार के नजर आ रहे हैं आपको, हंसियाकार यानी सिक्कल शेप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके सींग कैसे रहते हैं, सींग हंसियाकार, हंसियाकार या फिर दरांती प्रकार, दरांती या फिर सिक्कल से, सिक्कल से, इस प्रकार के क्या इसके अंदर सींग पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इसके जबड़े व छाती पर क्या है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो जबड़े व छाती पर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। और दोस्तों कुछ जरूरी नहीं है कि ये हर ब्रीड में हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कुछ जो ब्रीड है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया अभी सुरती, तो ये काले रंग में भी होती है और कुछ ब्राउन कलर में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यह एक विशेषता आप जो देख रहे हो भाई इस पिक में क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ नस्लों में आपको ये विशेषता मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं तो इसको शहरी भैंस नाम से भी जाना जाता है, शहरी भैंस। शहरी भैंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है छोटी होती है, तो आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया, शहरी भैंस नाम से भी जाना जाता है। सुरती में से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, एक बार थोड़ा सा आप इस डायग्राम को देख लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। चलो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। नेक्स्ट जो ब्रीड देख रहे हो वो ब्रीड होगी आपकी मेहसाना। मेहसाना, मेहसाना नस्ल की बात करूं तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो गुजरात क्षेत्र, मेहसाना क्षेत्र कहां पे है, गुजरात, ठीक है ना, उसके आसपास क्षेत्र में पाई जाएगी। तो इसका उत्पत्ति स्थान हो गया गुजरात। कई जगह ले लेते हैं मेहसाना क्षेत्र, ठीक है ना, या खेड़ा क्षेत्र गुजरात, ठीक है ना, तो वो इसके आसपास है, तो गुजरात इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। अब देखो मेहसाना जो मैंने शब्द लिखा है मेहसाना, मेहसाना, इसमें से दो शब्द छुपे हुए, कौन सा, एक तो मे से कौन सा, मुर्रा, क्रॉस किसके साथ में, सह से कौन सी, सूरती, ठीक है। तो मुर्रा और सूरती के जो संकर से या क्रॉस से जो भैंस की नस्ल बनी वो आपकी कौन सी होगी, मेहसाना नस्ल होगी, ठीक है ना। मे से कौन सी, मुर्रा, सह से सूरती। अब देखो इसकी क्या विशेषता है, इस नस्ल की अपने क्या विशेषता रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे लंबा दूध का, सबसे लंबा दूध का, दूध का। यह विशेषता क्यों है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा है। और जो मुर्रा और सूरती का कंपेयर करें दोनों के दूध काल की, तो सूरती का दूध काल क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो आपने सभी को पता है, आप सभी को जो करेक्टर्स हैं वो 50-50% रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे लंबा दूध काल है, इसकी विशेषता इसलिए हुई है। कितने दिन का, 352 दिन का, 352 दिन का क्या रहता है इसका, जो अपने दुग्ध काल कह सकते हैं वो 352 दिन का रहता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने मेहसाना की। यह जो मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः
राजस्थान में जालोर राजस्थान में मुख्यतः जालोर जिले में पाई जाती है, इसके अलावा इस नस्ल की कोई विशेष बात नहीं है जो अपने मतलब एग्जाम्स में पूछी हुई है या ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट नस्ल का नाम भी दिया हुआ है और नस्ल आप आसानी से पहचान भी सकते हो। तो कौन सी नस्ल है? जाफराबादी नस्ल की बात करें, सबसे पहले ओरिजिन प्लेस तो वही गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, ठीक है ना। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र यानी जिसके आसपास कौन सा क्षेत्र है? गिरवन क्षेत्र अपने कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो डायग्राम से देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं आपको नजर आ रही है। सबसे पहले आप देखो इसके सींग आपको किस प्रकार के नजर आ रहे हैं? कुंडलनुमा, कुंडलित, ठीक है ना। तो सींग कैसे हैं? सींग कुंडलनुमा, ठीक है। अब कुंडलित तो है, अब कुंडलित को एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, किसे? ड्रॉपिंग हॉर्न्स क्यों कहा? क्योंकि देखो इसके सींग पहले नीचे की तरफ आते हैं, फिर वापस क्या है? ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ड्रॉपिंग हॉर्न्स इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरी बात करें तो यह भैंस की द्विप्रयोजनीय या द्विकाजी नस्ल है जो दूध प्लस मांस के लिए पाली जाती है, ठीक है। तो द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसके बाद में अब आप इसका जैसे ही माथा देखते हो तो माथा क्या है? उभरा हुआ है, और उसके बाद में इसकी जो आंखें हैं वो किस प्रकार की नजर आती है? आपको सोई हुई या स्लीपिंग टाइप आईज नजर आएगी। तो दूसरी विशेषता की बात करूं तो आंखें सोई हुई प्रतीत होती है, यानी दूर से जब आप इस नस्ल को देखोगे तो आपको आंखें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो बाहरी उभार आ चुका है इसके माथे से, ठीक है ना। इसीलिए क्या इसकी आंखें क्या है? सोई हुई आपको प्रतीत होती है। तीसरी विशेषता की बात करूं तो इसे मिनी एलिफेंट नाम से जाना जाता है। मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी, क्योंकि यह क्या है? सबसे भारी नस्ल है और आकार में भी छोटी होती है। सबसे भारी नस्ल है, आकार में छोटी है, इसीलिए इसको मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी नाम से भी जाना जाता है। चौथी विशेषता की बात करें तो वर्ष 2004 में इसे सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार दिया गया था। मादा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। क्योंकि इसकी विशेषता के कारण इसको क्या दे दिया? 2004 में मादा पुरस्कार। उसके बाद में बात करें तो यह मुख्यतः कहां पे पाली जाती है? तो मुख्य रूप से गुजरात में पाली जाती है, ठीक है। और इसको अपने जंगली प्रकार की भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? इसके दिखने में कैसे है? जंगली प्रकार की है, ठीक है। इसके बाद में आप एक नस्ल पढ़ोगे टोडा, जो दक्षिणी भारत की है, ठीक है ना। और वो भी क्या है? बिल्कुल जंगली प्रकार की नस्ल रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट नस्ल है नागपुरी। नागपुरी में दो क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं। उत्पत्ति स्थान कौन सा होगा? नागपुरी नाम से स्पष्ट है, नागपुर जिला। अब बात करते हैं दो ऐसी कौन सी विशेषताएं जो पूछी जाती है। सबसे पहली विशेषता, इसके जो सींग होते हैं वो किस प्रकार के हैं? तलवार प्रकार के, ठीक है। देखो सींग पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सींग किस प्रकार के? वे तलवार प्रकार के। दूसरी विशेषता की बात करूं तो इसको अन्य नाम से जानते हैं। एक तो इसे कहते हैं इलीचपुरी,
नाम से जाना जाता है, और यह क्वेश्चन आईसीआर में पूछा हुआ है, ठीक है ना। नागपुरी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? इलीचपुरी नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पुट आउट किया हुआ है। इसके बाद में इसे बरारी नाम से भी जाना जाता है, बरारी नाम से भी जाना जाता है। और रंग की बात करें तो यह आपको दिखने में कैसी लग रही है? ब्राउन कलर की, लेकिन काले रंग में भी होती है, काले रंग में। तो नागपुरी नस्ल की अपनी इतनी विशेषताएं हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट जो नस्ल है वो है अपनी टोडा। टोडा की बात करें, उत्पत्ति कहां पे है? दक्षिणी भारत, यानी तमिलनाडु के आसपास यह नस्ल पाई जाती है। और इस नस्ल की क्या विशेषता है कि यह एक जंगली प्रकार की नस्ल है, ठीक है ना। तो सबसे उपद्रवी यानी लड़ाकू नस्ल है जी, सबसे उपद्रवी नस्ल। उसके बाद में बात करें तो झुंड में रहना पसंद करती है, झुंड में रहना पसंद करती है। इसे वॉयलेंट ब्रीड भी कहते हैं, वॉयलेंट टाइप ब्रीड। वॉयलेंट टाइप ब्रीड का मतलब वही है कि झगड़ालू प्रकृति की है, ठीक है ना, उपद्रवी या झगड़ालू प्रकृति की है, इसीलिए इसको नाम दे दिया वॉयलेंट टाइप ब्रीड। एक नस्ल जो अपने रह गई उसकी बात करते हैं, भदावरी। इसके ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भदावरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का जो इटावा क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का इटावा क्षेत्र। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता जो सभी को पता भी है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछता जाएगा। पहली विशेषता यही है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है जी, सर्वाधिक वसा। कितने प्रतिशत ये भी याद करना पड़ेगा, 13%। तो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दूसरा भी विशेषता इसकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी हुई है। रंग कैसा है? इसका रंग कैसा है? तांबे जैसा रंग, कॉपर कलर जिसे कह सकते हैं। अब तांबे जैसा